हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दी वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी वाला। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी इस सोच में हैं कि क्या हम यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दें, या ऑलमोस्ट उनका डिसीजन फाइनल हो चुका है कि हाँ जी हमें भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है, क्योंकि हमें देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्रैक करना है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी आप इस एग्जाम को अप्रोच करते हो तो यूजुअली आप 3 टाइप की वीडियोस देखते हो। वो किस टाइप के वीडियोस होते हैं? एक तो आप देखते हो टॉपर्स के वीडियो जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है ना। दूसरे होते हैं स्ट्रैटेजी वीडियोस कि भाई किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जाए, और तीसरा होता है आप फैकल्टीज के वीडियो देखते हो कि भाई आपकी जो फैकल्टीज हैं जिनको आप फॉलो करते हो तो उनका क्या कहना है। ये देखते देखते आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो, और सबसे बड़ी कंफ्यूजन उनमें से ये होती है कि हमें थ्रू आउट यूपीएससी जर्नी स्मार्ट वर्क करना है कि हार्ड वर्क करना है। क्यों? क्योंकि अब आपने ये 3 कैटेगरी ऑफ वीडियोस देख लिए। अब टॉपर्स कह रहे हैं कुछ उनमें से कि भाई स्मार्ट वर्क कर लोगे तो एक बार में निकल जाएगा। कुछ टॉपर्स ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे नहीं, आपको बहुत रिगर डालने की ज़रूरत है, थ्रू आउट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, हार्ड वर्क करना। ये सारी बातें आपको एंड में क्या करती है, कंफ्यूज कर देती है। और फैकल्टीज़ का अपना एक अब खुद का से होता है। तो स्टूडेंट के पास रह क्या जाता है? स्टूडेंट्स के पास रह जाती है कंफ्यूजन कि भाई अब हम स्मार्ट वर्क करें कि हार्ड वर्क करें, उसमें से क्या ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क करके भी क्या एग्ज़ाम निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, या थ्रू आउट हमें हार्ड वर्क करना है जब तक हमारी मंजिल ना मिल जाए हमारे को। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बैक ट्रैक करते हैं और रूट कॉज ऑफ दी प्रॉब्लम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपको क्यों लगता है, क्या लगता है कि जो डायलेमा है ये क्यों अराइज होता है? क्यों आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो, डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है या ब्लेंड ऑफ बोथ करना है या कुछ भी नहीं करना है, सब भगवान भरोसे छोड़ देना है कि भगवान है, जय माता दी रॉक करके पेपर निकाल देंगे, इंकी पिंकी पोंकी कर लेंगे, ज्यादा बात है तो क्या करना है आखिरकार? ये डायलेमा क्यों आता है आपके दिमाग में? इसका वन एंड ओनली रीजन है क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को नहीं पहचानते हो। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी कोई टॉपर का आप वीडियो देखते हो तो वो तो सिर्फ आपको एंड रिजल्ट बताते कि भैया मैंने हार्ड वर्क किया था लास्ट 3 साल और इसलिए मैंने मंजिल पा ली। कोई एक टॉपर होगा जो एक बार में ही शायद फर्स्ट या कोई अच्छी रैंक ले आए, तो वो अपने हिसाब से बताएंगे कि भाई मैंने इस तरीके से स्मार्ट वर्क किया था। लेकिन जब आप पीछे जाके देखेंगे या सोच के देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि वो उनकी खुद की स्ट्रैटेजी थी, डिपेंडिंग अपॉन वो इन पर्सन कैसे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, एक बार किताब का पन्ना देखा और उसी टाइम वो चीज याद हो गई। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है लेकिन उनके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वो हर चीज को लिख के या किसी चीज से रिलेट करके याद करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या सुना? एंड रिजल्ट। उसके पीछे की जो स्टोरी है वो आपको नहीं पता चलती, और वो पीछे की स्टोरी सुनाने ही मैं आज आई हूं आपके सामने कि ये जो डायलेमा है कि स्मार्ट वर्क करे कि हार्ड वर्क करे, ये डायलेमा किस तरीके से रिजॉल्व करा जाए। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे पूछें, ठीक है, तो आपको ब्लेंड ऑफ बोथ की जरूरत है। मतलब आपको स्मार्ट वर्क भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है। आप कहोगे मैम कैसे पता लगाएं कि स्मार्ट वर्क करें कि हार्ड वर्क? क्योंकि अगर हम स्ट्रैटेजी वीडियो देख लें या टॉपर टू टॉपर अगर हम बात सुने तो कोई टॉपर कुछ कहता है, कोई फैकल्टी कुछ कहती है, अगर मेंटरिंग लें तो मेंटर्स कुछ और कहते हैं, तो करे क्या? इसका सिंपल और बहुत ही इजी सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। नाउ व्हाई डू यू हैव टू डू दैट? आपको क्यों अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है? एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। एग्जाम्पल भी किसका दूं? चलो मैं अपना ही देती हूँ। स्टूडेंट्स, मुझे ना
साइंस एंड टेक्स समझ नहीं आती थी, और हिस्ट्री के जो बुक्स थी कि भाई कौन सी बुक किसने लिखी, कौन से कांग्रेस में कौन प्रेसिडेंट था और किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, और क्या क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट थी, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्रोनोलॉजी में याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब इस टाइम जो यूपीएससी के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अगर वो ट्वीकिंग या ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो वो हिस्ट्री में कर रहे हैं। तो उनको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, इसकी जब आपको क्लैरिटी हो, आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ जी, पहले कौन से लोग हमारे यहाँ पहले पोर्चुगीज आए थे, कि फ्रेंच आए थे, कि डच आए थे, कि ब्रिटिशर्स आए थे। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ था दैट लेड टू दी इवेंट ऑफ बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। फिर क्या हुआ था कि जो कांग्रेस में है स्प्लिट आ गया था। फिर कब ये यूनाइट हुए थे, कब हमने अटेन किया था गोल, या बोला था कि भाई हमारा स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये पूरी एक स्टोरी लाइन आपके दिमाग में ड्रॉ होनी चाहिए। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती थी, नहीं याद होता था। चाहे जितनी बार भी मैं जो हमारी स्पेक्ट्रम है, राजीव अहिर जिसको कहते हैं, उसको चाहे जितनी बार ही कर लूँ याद, फिर भूल जाती थी। मतलब मैंने क्या समझा कि मुझे, लिख लेते हैं, मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता इज माई वीकनेस। तो मतलब अब जो मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगी वो इस वीकनेस के अकॉर्डिंग होगी। जो मेरी वीकनेस है वहां तो मैं डालूंगी हार्ड वर्क, और जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं वहां मैं करूंगी स्मार्ट वर्क। क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी मुझे आती है भाई, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो मेरी स्ट्रेंथ मतलब इसमें मुझे ऑलरेडी दूसरों से एज है। मुझे इसमें हार्ड वर्क या रिगर डालने की जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ी सी पॉलिशिंग की जरूरत है। थोड़ा सा मैंने पॉलिश कर दिया इस सब्जेक्ट को, थोड़ा सा टाइम दे दिया, तो बस जितनी जरूरत है यूपीएससी पेपर निकालने के लिए, उसमें स्कोर करने के लिए, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, मेंस करने के लिए, वो हो जाएगा। मुझे कहाँ ध्यान देना है, मुझे घिसना कहाँ पे है, जो मेरी वीकनेस है। सो अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो नहीं देखना है, वीडियो तो देखना है, वीडियो देखने के बाद इसको यहीं खत्म नहीं करने देना है, आपको एक डायरी बनानी है। अब आप कहोगे मैम ये एक नया काम आ गया। देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ये थ्रू आउट ये जो जर्नी है ना, बहुत मुश्किल जर्नी है। कोशिश करनी है कि कैसे ना कैसे करके ये इजी बन जाए, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। टॉपर्स या फैकल्टीज़ या जो मेंटर्स, उनके पास बहुत कम समय होता है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। वीडियो की जो ड्यूरेशन होती है बहुत शॉर्ट रखनी होती है, बहुत कम समय में बहुत सारी बातें आप लोगों तक पहुंचानी होती है। तो अगर वो एक एक अपनी प्रिपरेशन का पन्ना खोलने लग जाए तो वीडियो का लेंथ कहीं ना कहीं 2-3 घंटे हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाए जाते हैं कि लेट्स डिकोड कि किस तरीके से ये जो डायलेमा है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का, उसको क्रैक किया जाए। तो कैसे क्रैक करना है, इज व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मुझे बहुत आसानी से समझ आ गया था कि चाहे मैं कितना भी कर लूँ मुझे चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने लिख लिख के याद करना स्टार्ट किया। बचपन में अगर आपको याद होगा, जब हमें कोई स्पेलिंग याद नहीं होती थी, तो टीचर क्या बोलती थी, इस वर्ड को 10 टाइम्स लिख के आओ। ये हमने सबने किया है जब हम अपने किंडरगार्टन में थे, जब हम अपनी केजी क्लास, जो नर्सरी स्कूल था, वहाँ हम कैसे किसी कोई वर्ड को याद करते थे, वर्ड की स्पेलिंग को याद करते थे, हम उसको 10 बार, उसको 20 बार लिखते थे। इनफैक्ट हमने सबने लिखना ही इस तरीके से सीखा है। तो उसी चीज़ को यहाँ भी करना है, जो हम बचपन से करते आए हैं उसको यहाँ करना है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ना जाने मैंने ही कितनी बार जो जैनिज्म के सिद्धांत है और बुद्धिज्म के सिद्धांत है उनको पता नहीं कितनी बार लिखा होगा, लेकिन मैं कभी घबराई नहीं इस चीज़ से कि अरे मैं आज 10 बार लिख चुकी हूँ फिर भी मैं भूल रही हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ के पीछे पड़ गई थी कि अब तो मैं याद करके रहूँगी। मुझे समझ आ गया है कि ये मेरी वीकनेस है, और इसको मैं हटा के रहूँगी, क्योंकि मुझे मेरा अल्टीमेट गेम अपना ईगो सेटिस्फाई करना नहीं है, मेरे को वहाँ पेपर निकालना है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। तो जो आपकी वीकनेसेस हैं वहाँ पे आपका यूज होगा हार्ड वर्क, और जो आपकी स्ट्रेंथ्स है वहाँ आपको करना होगा स्मार्ट वर्क। जैसे मुझे इकोनॉमी,
आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद इकोनॉमी, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद इंटरनेशनल रिलेशन। तो मैं उसके लिए क्या करती थी, ना अलग नोट्स बनाती थी, ना मैंने उनकी जाके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेसिक किताबें नहीं, सीधा स्टैंडर्ड बुक्स से स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे इकोनॉमी आती है, तो मुझे उसकी एनसीईआरटीज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा ज़्यादा बात है, आई विल जस्ट गो एंड स्किम थ्रू इट, ठीक है। वेयर एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरी वीकनेस थी, तो जाके सेम एनसीईआरटी उठाई मैंने कि भाई किस तरीके से, मतलब आप मानेंगे नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, एज सिंपल एज फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस होता है, जो हमारी वाटर साइकिल होती है वो क्या होती है, किस तरीके से इवोपरेशन होता है और कंडेंसेशन होता है, इन सबको पढ़ा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरी ये वीकनेस है। मेरी राइटिंग स्किल स्टार्टिंग में अच्छी नहीं थी, मुझे पता है कि मुझे यहाँ हार्ड वर्क डालना पड़ेगा। इंटरव्यू में संभाल लूंगी क्योंकि मुझे पता है आई कैन आर्टिकुलेट द आइडियाज एंड प्रेजेंट वेरी वेल। तो लिखिए, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम, वीडियो देखने में भी तो टाइम लगा रहे हैं, तो वीडियो में से बेनिफिट कब आएगा, जब आप एक पेपर पे, डायरी भी लेने की ज़रूरत नहीं हो, तो मैंने बोल दिया, एक पेपर पे लिखिए ये मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे को, अच्छा अगर आपको पता चलता है कि हाँ मुझे याद हो जाता है बहुत जल्दी, एक बार अगर मैं कोई पन्ना या कोई किताब या कोई फोटो देख लूँ तो मुझे एज इट इज़ याद हो जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके जो रटने वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, उनको तो 1 महीने में मैं एंड में निपटा लूंगा या निपटा लूंगी। मुझे ध्यान कहाँ देना है, जहाँ मुझसे पता है कि गड़बड़ है हमारी, मेरा डब्बा गोल है। सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू। एंड जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जहाँ स्ट्रेंथ्स है वहाँ पे तो फटाफट गाड़ी आगे बढ़ानी है। और एक छोटी सी मैंने एक लिस्ट बनाई है कि कुछ एक एरियाज हैं जहाँ पे स्मार्ट वर्क किया जा सकता है। यू डू नॉट रियली हैव टू पुट इन हार्ड वर्क और रिगर ओवर देयर। मैं ये नहीं कह रही हार्ड वर्क टोटली एलिमिनेट कर देना है, बट कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे छोटा सा एक बाईपास लेके मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। उसमें से एक है भाई स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स इन रीडिंग न्यूज़पेपर। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर हमने बचपन से पढ़ा ही नहीं है। मम्मी पापा कहते थे स्कूल में, जो लाइब्रेरियन थी, लाइब्रेरी पीरियड लगता था तो उस टाइम तो हम लाइब्रेरी में जाके चंपक ढूंढते थे। हमने कभी ये तकलीफ ही नहीं करी क्योंकि उस टाइम हमने सोचा ही नहीं था कि भाई हम यूपीएससी देंगे। पता होता तो शायद तब से ही आप न्यूज़पेपर उठा लेते। तो अब क्या हुआ, अब जब यूपीएससी में आए तो अब ज्ञान के चक्षु खोलने पड़ेंगे, और जब ज्ञान के चक्षु खोले तो हमें पता चला न्यूज़पेपर हमें पढ़ना ही नहीं आता। अरे हमें तो समझ ही नहीं आ रही, हमें पढ़ना भी आ गया तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से न्यूज़ आर्टिकल पे फोकस करना है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, 2 से 3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ के रहेंगे हम न्यूज़पेपर, अभी टाइम नहीं है। स्पेशली जब आपका 2023 वाला अटेम्प्ट है और इवन 2024 वाला भी हो, तो स्टार्टिंग में व्हाट यू हैव टू डू इज, आप वीडियोस देखो डेली करंट अफेयर्स पे। इनफैक्ट यूपीएससी वाला चैनल पे भी आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो, इनफैक्ट आप न्यूज़ सुन लो, जो फैकल्टी आपके साथ न्यूज़ डिस्कस कर रही है उसको सुन लो। इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, आपको पता चलने लग जाएगा कि आपको कौन से न्यूज़ आर्टिकल पे फोकस करना है और कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको छोड़ देने हैं। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग, और ये मैंने भी गलतियां करी हैं क्योंकि उस टाइम कोई मुझे समझाने वाला नहीं था। ठीक है, इनिशियली मैं पॉलिटिक्स की न्यूज़ भी पढ़ती थी। पॉलिटिक्स, हमको पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी है, हमें पॉलिटी पढ़नी है कि किस तरीके से देश चलाया जाता है। कौन देश चला रहा है हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, कहाँ पे कौन सी सरकार आई, कितने सीटों से आई, कौन सी स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, कौन से स्टेट के इलेक्शन ड्यू हैं, कौन से स्टेट का गवर्नर क्या है, कौन बनने वाला है, किसको हटा दिया गया, हमारे प्रेसिडेंट्स कौन कौन रहे हैं, ये सब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता करना है कि प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो कौन उसमें वोट करता है, जब प्रेसिडेंट को हटाने के लिए मोशन पास किया जाता है तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, आपको ये पता करना है। क्यों? क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है। यू शुड नो व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हु इज द फर्स्ट और हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हु इज द प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन और कौन से हाउस में पास किया जाता है।
ठीक है, ये धीरे 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 चीज़ें पता चलेंगी, ओवरनाइट या एक दिन में आपको नहीं समझ आएगा। गलतियां करोगे, और गलती करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गलती नहीं करोगे तब तक समझ भी नहीं आने वाली। ठीक है, सो स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स इन रीडिंग न्यूज़पेपर नहीं भाई, उसका एक छोटा सा शॉर्टकट कि हम न्यूज़ एनालिसिस देख लेंगे। न्यूज़ एनालिसिस से हमारे को पौन घंटे में पता चल जाएगा कि भाई ये न्यूज़ आर्टिकल्स थे और उसकी ये समरी है, और धीरे धीरे जब हम प्रिपरेशन स्टेज में आगे जाएंगे अपने आप हम न्यूज़पेपर पढ़ने के लायक हो जाएंगे। इनिशियली यू डू नॉट हैव टू स्पेंड मच टाइम। उसके बाद एक बहुत मेजर एरिया जहां पे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो इज करंट अफेयर्स कंपाइलेशन। करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन अवेलेबल है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का, इनफैक्ट फिजिक्स वाला का भी। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना रहेगा, आपको खुद नोट्स नहीं बनाने हैं। आप पूरे महीने बैठ के नोट्स बनाते हो और वो एंड में इतनी मोटी किताब। अरे जब कंपाइलेशन अवेलेबल है, जब समरीज अवेलेबल है, तो वहां पे उसी का रट्टा मार लीजिए ना। एक गलती और इज डूइंग एंडलेस रिविजन्स। रिविजन पे रिविजन 6 बार लक्ष्मीकांत कर ली मन की शांति के लिए, और अपने मन को तसल्ली दिला रहे हो कि भाई मैं 6 बार लक्ष्मीकांत का रिविजन कर चुका हूं या कर चुकी हूं। लेकिन गलती क्या, आपने टेस्ट नहीं दिया, तो आपको पता ही नहीं चला। प्रीलिम्स में पेपर देने गए, मैम मैं तो इतनी बार पढ़ा था, मैं तो 12 घंटे पढ़ती थी, मैं तो 14 घंटे पढ़ती थी, फिर भी नहीं, अब क्या करूं। तो सिंपल क्वेश्चन होता है कितने मॉक दिए थे। अगर आपको एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ने, एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ने, एक बार जीसी लियोंग पढ़ने से कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और हमारी किस प्रकार की रिट्स होती हैं, तो आप टेस्ट दो ना। लेट्स गेट इट फुली कवर्ड, एक बार में खत्म करते हैं ना सब्जेक्ट को, लेट्स नेल इट। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हो, रिवीजन पे रिवीजन, कभी कोई किताब। पॉलिटी में भी आप इनिशियली लक्ष्मीकांत, फिर भी सेटिस्फैक्शन आ रही डीडी बसु। सिंपल सीधा सोल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट कवर हो गया है, अब आपको क्या करने की जरूरत है, एंडलेस रिवीजन की नहीं, मॉक दो, ताकि आपको पता चले कि हाँ मैं इस एरिया में गलती कर रहा हूं, मैं मे बी पार्लियामेंट वाले चैप्टर में मेरे आंसर सही नहीं हो रहे हैं, या बजट रिलेटेड मेरे आंसर सही नहीं हो रहे हैं। उसका एंडलेस रिवीजन करो जब तक वहां पे आंसर सही नहीं हो जाते, रादर देन पूरी किताब का एंडलेस रिवीजन कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं स्मार्ट वर्क की, जो आपको पता होने के बावजूद भी आप मिस आउट कर देते हो। नेक्स्ट इज बिकमिंग अ बुक विजार्ड। लाइब्रेरी खुल जाती है, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं, क्योंकि उनके साथ क्या होता है, जैसे ही वो अपने पीजी या फ्लैट से नीचे उतरते हैं तो उनको दिखते हैं बहुत सारे बुक स्टॉल्स, बुक स्टॉल पे पड़ी होती है नई नई किताबें। तो वहाँ पे क्या फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे यार शायद इसमें कुछ ऐसा होगा जो मेरा पेपर निकलवा दे, शायद इस किताब में कुछ अलग बताया होगा। नहीं, हर किताब कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चेंज थोड़ी हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अलग थोड़ी हो जाएंगी, बस ये होगा बताने का तरीका अलग होगा। अगर आपको ये पता है, क्लैरिटी है कि भाई मुझे क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स दोनों कवर करने हैं, तो आप कोई सी भी किताब दे दो आपको, आप कवर कर ही लोगे। और वो ही करना है आपको, बुक विजार्ड नहीं बनना है, लाइब्रेरी नहीं खोलनी है। लाइब्रेरी खोलेंगे जब बाद में हम फिलैंथ्रोपी करेंगे, जब हम ऑफिसर बन जाएंगे और हम कुछ मे बी जो बच्चे हैं सोसाइटी के उनके लिए कुछ करेंगे, तब लाइब्रेरी खोलना। अभी क्यों लाइब्रेरी खोल रहे हो? अभी हमारा लक्ष्य लाइब्रेरी खोलना नहीं है, हमारा लक्ष्य है पेपर निकालना, वो भी एक अटेम्प्ट में। और एक अटेम्प्ट नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में तो करके दिखाना ही दिखाना है। और वो कब हो पाएगा? जब आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखोगे। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है कि एक किताब पकड़ूंगी, एक किताब के 2 रिवीजन और उसके बाद एंडलेस मॉक्स दूंगी, एंड देन देखते हैं कि पेपर कैसे नहीं निकलता। अनदर एरिया जहां पे आप अवॉइड कर सकते हो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को ला सकते हो इज मोर अटेंशन टू द सब्जेक्ट्स विद लेस वेटेज। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका बहुत कम वेटेज होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रीलिम्स में नहीं है और मेंस में है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस में है प्रीलिम्स में नहीं है। सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को पकड़िए जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएंगे, और वो आपके 4 पिलर्स हैं। सबसे पहले आपका हो गया इकोनॉमी, फिर आपका हो गया पॉलिटी, फिर आपका हो गया ज्योग्राफी, और आपका हो गया हिस्ट्री। ये ऐसे 4 सब्जेक्ट्स हैं। इनफैक्ट साइंस एंड टेक भी आप ले ले सबसे, तो आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आता है। इनको टारगेट कीजिए
जब आपके ये पक्के हो जाएंगे, उसके बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पे जाना है। एक और तरीका जिससे आप अपने नंबर मैक्सिमाइज कर सकते हैं और जो बच्चे नहीं करते हैं, इस एथिक्स प्लस एसए पे फोकस करना। फिर कहते हैं मैम हमारे तो कट ऑफ लिस्ट क्लियर ही नहीं हो रही है, हमारे तो पता नहीं क्या हुआ, हमारे पेपर तो अच्छे हुए थे, हमने GS 1 2 3 में तो बहुत जी जान मेहनत लगा दी थी। अरे भैया, दीज आर दी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स। यहाँ करो ना हार्ड वर्क, यहाँ डालो एफर्ट, यहाँ स्मार्ट वर्क से भी गाड़ी चल जाएगी। क्योंकि नो मैटर आप कितना एफर्ट डाल लो, टॉपर का कॉपी देख लो या टॉपर के आंसर्स देख लो, मोर और लेस सिमिलर नंबर आते हैं। आपका जो एसे प्लस एथिक्स प्लस आपका जो ऑप्शनल है, दैट विल बी द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। ये आपका सिलेक्शन सुनिश्चित या इंश्योर करेगा, राइट? फिर नॉट प्रायोरिटाइजिंग विच सब्जेक्ट टू अप्रोच फर्स्ट। अब क्या होता है, जैसे हिस्ट्री है, जैसे कि ज्योग्राफी, एंड स्पेशली हिस्ट्री में ज़्यादा कहूँगी, नो मैटर, क्योंकि हिस्ट्री भी डिवाइडेड है, एंशिएंट है, मेडिवल है, देन दिस आर्ट एंड कल्चर, देन दिस मॉडर्न हिस्ट्री। अब आप उसको सबसे पहले क्योंकि क्या होता है कि हिस्ट्री सबसे ईजी लगती है, कोई हर्जी नहीं है उसको सबसे पहले उठाने में, बट आप रटिए मत, आप एक ब्रॉड स्टोरी लाइन अपने दिमाग में डेवलप कर लीजिए। लेकिन जो वो छोटे छोटे प्रीलिम रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं ना, उसको बिल्कुल एंड में, मतलब मान लीजिए अगर आपका पेपर मई में है तो आप उसका जो रट्टाफिकेशन है उसको याद करना आप स्टार्ट करिएगा मार्च में। क्यों? क्योंकि नो मैटर वॉट आप चाहे जितना जोर लगा लीजिए, जितना मर्जी रट लीजिए, जितने मर्जी मॉक दे लीजिए, आप मार्च तक आते आते उनको फिर भूल जाओगे। फिर आप जब स्पेक्ट्रम उठाओगे मार्च में जाके, आप कहोगे यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कब पहली बार उठाई है। ये कब नहीं होगा? जब आपके दिमाग में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होगा। सीक्वेंस ऑफ इवेंट पता है तो उसके अंदर आपको सिर्फ फैक्ट्स ही तो भरने हैं, वो आप भर लोगे। तो ये क्या कर रहे हो, आप अपने हार्ड वर्क को बचा रहे हो। कैसे? क्योंकि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। हिस्ट्री में बार बार याद करना पड़ता है, ठीक है, तो हम एक बार ही याद करेंगे ना, बार बार उसको याद करने की क्या जरूरत है। एक बार हिस्ट्री की स्टोरी समझ ली, क्या था, क्या हुआ था कि भाई ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ना पड़ा था, हमने लॉजिक समझ लिया। भाई हिस्ट्री में भी लॉजिक लगता है, ऐसा नहीं है हिस्ट्री में लॉजिक नहीं लगता, ठीक है। एक बार हमने वो समझ लिया, उसके बाद हम प्रीलिम्स के पास आके ही रट्टाफिकेशन स्टार्ट करेंगे। एंड लास्ट इज नॉट यूजिंग निमोनिक्स। अपने अपने शॉर्टकट्स बनाइए चीज़ों को याद करने के लिए, क्योंकि इतनी चीज़ें याद करनी है आपको, स्कीम्स भी याद करनी है आपको, डिफरेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ना सिर्फ इंडिया, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, कौन से सी के पास कौन सी कंट्रीज हैं, ये सब आपको याद करना होगा। तब आप बनाओगे निमोनिक्स, ये बहुत काम आएंगे। तो एक वर्ड याद करो और उसके हमने एक्सपेंशन किया और हमें रिवर्स और कंट्रीज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी याद हो गई। तो ये सब चीज़ें आपके स्मार्ट वर्क को दर्शाता है और यही आपको करना है। और कुछ ऐसे एरियाज जहां पे कुछ मर्जी कर लो, स्मार्ट वर्क काम नहीं आएगा, वहां तो रिगर डालना ही पड़ेगा। और वो क्या एरियाज है? फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर रूटीन एंड मेकिंग द टाइम टेबल। इस पे बच्चे एफर्ट नहीं डालते, आप लोगों को टेलर मेड टाइम टेबल चाहिए। अब मैं आपके लिए टाइम टेबल बना दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सी भी फैकल्टी को पूछ लीजिए, कोई आपके जो सीनियर हैं जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं वो भी आपके लिए टाइम टेबल बना देंगे। बट क्या उनको पता है कि आपकी क्या रूटीन है? हो सकता है आपको सुबह जल्दी उठने की आदत ना हो लेकिन आप लेट तक पढ़ सकते हो, लेकिन वो आपको टाइम टेबल क्या बताएंगे? एक जनरल टाइम टेबल बताएंगे। आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि थ्रू आउट आपकी जो प्रिपरेशन का जो फेज़ है, जो जर्नी है, उसमें एक ही टाइम टेबल रहे। टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। हो सकता है कई बार आपको लगे कि नहीं, मुझे शाम को दौड़ने जाना है, मुझे शाम का 1 घंटा फ्री चाहिए, तो टाइम टेबल चेंज होगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आएंगे तो आपको जो अपना फ्री टाइम है वो स्क्वीज़ कम करना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आप हर संडे ब्रेक लें, बाद में जाके आप वो संडे को ब्रेक लेना अफोर्ड नहीं कर पाए। तो टाइम टेबल पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे शॉर्टकट मत अप्लाई कीजिएगा कि मैंने वीडियो देख लिया। आप टाइम टेबल किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है टाइम टेबल बनाते हुए, वो आप ज़रूर देखिए।
बट अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए। हो सकता है आपका अटेंशन स्पैन 3 घंटे का हो, मेरा तो 40 मिनट से ऊपर है ही नहीं। आज की तारीख में भी इवन थ्रू आउट माई जर्नी 40 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती थी। 40 मिनट, लेकिन वो 40 मिनट ऐसे होते थे कि मैं फ़ोन अपना बंद कर देती थी, बिल्कुल वो जो पुरानी तरीके की जो अलार्म क्लॉक होती है उसमें 40 मिनट का टाइम लगाती थी और इस तरीके से पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी वीकनेस है कि 40 मिनट से ज़्यादा मेरा टाइम स्पैन नहीं है, तो मैं अपना टाइम टेबल खुद बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे हार्ड वर्क डाला था और आपको भी डालना रहेगा, ठीक है। देन इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। नो मैटर जितनी मर्जी वीडियो देख लो, जब तक खुद नहीं लिखोगे तो मेंस क्लियर नहीं होने वाला। कैसे? आपको यूजुअली लोग क्या बताएंगे, भाई देयर इज इंट्रोडक्शन, देन देयर इज बॉडी ऑफ द आंसर, और अब आपको कंक्लूजन लिखना है। लेकिन अब इस इंट्रोडक्शन को मैं किसी डायग्राम से स्टार्ट करूं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम से स्टार्ट करूं, कोई फैक्ट एंड फिगर से स्टार्ट करूं, ये आपको जब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप ये लिख के नहीं देखोगे। तो यहाँ पे आपका कोई स्मार्ट वर्क काम नहीं आने वाला, यहाँ पे तो हार्ड वर्क करना ही रहेगा, आंसर्स लिखने ही रहेंगे हर सब्जेक्ट के। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर सब्जेक्ट को अप्रोच करने का, हर सब्जेक्ट का आंसर लिखने का अपना एक खुद का तरीका होता है। जो स्ट्रैटेजी इकोनॉमी में काम आ रही है वो ज़रूरी नहीं है पॉलिटी में काम आए। ज्योग्राफी में मैप्स बनाने रहेंगे आपको, इकोनॉमी में फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने रहेंगे आपको। तो यहाँ काम आएगा हार्ड वर्क, यहाँ काम स्मार्ट वर्क नहीं आने वाला। देन इज प्रैक्टिसिंग एलिमिनेशन टेक्निक। इसके क्या करते हो आप, वीडियो प्रीलिम्स आता है, वीडियोस पे वीडियोस की किस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक, अरे उनको अप्लाई तो करके देख लो। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनने वाली, यहाँ हार्ड वर्क जाएगा। सुन लिए कि किस प्रकार के एलिमिनेशन टेक्निक होते हैं, कम से कम उसके बाद 500 क्वेश्चन, दिस इज द मिनिमम। 500 क्वेश्चन क्या हो गए, मतलब 5 पेपर। तो 5 पेपर तो करके देखोगे कि मैं वो अप्लाई कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज आपको करके देखनी है, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। रीडिंग एंड फॉर्मिंग योर ओन ओपिनियन। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि क्या कर सकते हो आप, न्यूज़पेपर के वीडियोस देख लो, क्योंकि इनिशियली आपको नहीं पता चलेगा कि भाई न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, बहुत टाइम लगेगा। एडिटोरियल्स में तो स्पेशली आपको बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, राइट। बट गोइंग फॉरवर्ड जब आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स भी कंप्लीट हो गई हैं, तब आपको खुद का ओपिनियन फॉर्म करना जरूरी रहेगा। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी पर्सनालिटी निकल के आनी चाहिए कि आपका क्या टेक है। मान लीजिए उन्होंने पूछा आपसे कि आज तक गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं टू रिमूव हंगर एंड मालनरिशमेंट, ठीक है ना, स्टारवेशन, जो भूखमरी है उसको हटाने के लिए बहुत सारी स्कीम, ऐसा क्या हुआ जो ये नहीं हटी? तो आप उसमें ये तो बता दो कि भाई उनकी ये ABCD कमियां रही। आपसे पूछेंगे आप ऐसा क्या करने वाले हो, अगर हम अब आपको ऑफिसर बना देते हैं, आप ऐसी कौन सी नई स्कीम लाने वाले हो, या आपका क्या विजन है कि ये चीज़ें जो हंगर है, जो माल नरिशमेंट है, जो स्टारवेशन है, वो हट जाएगा सोसाइटी में से, जो स्टंटिंग है बच्चों में से। तो जब तक आपके दिमाग में खुद से पिक्चर क्लियर नहीं है ना, तब तक वो वहाँ पे आंसर नहीं निकल के आएगा, तब वहाँ आपका रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा। तब आपका खुद का विजन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी निकल के आना ज़रूरी है और आना भी चाहिए। और इसका अगेन देयर इज़ नो स्मार्ट वर्क इन दिस, इसमें आपको रिगर और मेहनत डालनी होगी। गोइंग फॉरवर्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, किताबें, ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी पड़ेंगी कि दूसरे लोगों ने अपने लाइफ स्पैन में, जो लीडर्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया था अपने इंटायर लाइफ स्पैन में, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उस कंट्रीब्यूशन से हम क्या मोटिवेशन या क्या इंस्पिरेशन उठा सकते हैं। एंड दैट इज़ वेयर आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना इंटरव्यू में, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप कहोगे मैम अभी तो आप प्रीलिम्स का बताओ, ये जर्नी आप ऐसे साइलोज में नहीं देख सकते हो, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड जर्नी जो आपको तय करनी है, ठीक है। चलिए, वॉचिंग वीडियोज ऑन कंसिस्टेंसी एंड प्लानिंग इज नॉट सफिशिएंट। मोटिवेशन पे वीडियोस, प्लानिंग किस तरीके से करनी है, कंसिस्टेंसी देख डालेंगे, उस टाइम 5 मिनट तो भाई अब भाई करके दिखाएगा। आज से मम्मी आप मेरे को सुबह 6 बजे उठा देना, क्योंकि मैं 6 बजे उठूंगा, ये 3 दिन तो चलेगा मम्मी प्लीज़। चौथे दिन मम्मी हो गया बहुत, क्या करूं मैं, लेट सोया था ना, कितनी मेहनत कर रहा हूं, आपको पता नहीं, सुबह 6 बजे उठा दिया। वॉचिंग दी वीडियोज इज नॉट सफिशिएंट।
हार्ड वर्क वहाँ काम आएगा ही आएगा, करना ही पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा, आपकी जगह कोई और नहीं कर सकता उसको। तो वॉचिंग दी वीडियोस अगेन आई से अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। उसको डालने का जज्बा, उसको डालने के लिए जो हिम्मत और कन्विक्शन चाहिए वो होनी चाहिए, और वहाँ आपका हार्ड वर्क काम आएगा। क्योंकि वीडियो देखना इज स्मार्ट वर्क, बट उसको करके दिखाना इज वॉट वेयर हार्ड वर्क वुड बी नीडेड। इन दी एंड सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, भाई देर इज नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच, कि ऐसा नहीं है जो एक पर्सन के लिए सही है वो दूसरे के लिए भी सही हो। अल्टीमेटली हमारा गोल है इंटरव्यू क्रैक करना, मतलब हमारा गोल है यूपीएससी। उसके लिए ये रास्ता भी हो सकता है, ये रास्ता भी हो सकता है, ये भी। अल्टीमेट गोल मैटर करता है। हो सकता है ये रास्ता थोड़ा सा घूम के जा रहा था और ये रास्ता सीधा जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था कि मेरी वीकनेस क्या है। आपकी वीकनेस जरूरी नहीं है दूसरे की भी सेम हो, राइट? सो देर इज नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच। तो आप कोई सा भी वीडियो देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए, आप उसका क्रक्स समझने की कोशिश कीजिएगा, ना कि उसको एज इट इज अपना दिमाग लगाइए कि क्या ये जो मैंने वीडियो देखा है टाइम टेबल का, क्या ये मेरे लिए सूटेबल रहेगा, या इसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे, या एज इट इज मैं फॉलो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि अगेन एज आई सेड, जो भी कोई स्ट्रैटेजी बताएगा वो अपने आप को ध्यान में रखते हुए बताएगा या बताएंगे। उसको आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करना है, क्योंकि कोई एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है ही नहीं है यूपीएससी क्लियर करने की। बार बार आपको चेंज, आपको लगेगा मेरे मॉक्स देने से भी मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो इमीडिएटली यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, और अब आपको एलिमिनेशन टेक्निक पे जाना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर मान लीजिए एलिमिनेशन टेक्निक से नहीं हो रहा है, तब क्या करें? तब आपको हो सकता है अपनी फैकल्टी के पास जाना पड़े कि मैम अब क्या कर सकते हैं कि नंबर इंक्रीज हो जाए। सो अगेन देयर इज नो वन परफेक्ट स्ट्रैटेजी, अपनी सबकी एक स्ट्रैटेजी है। ऑल व्हाट इज नीडेड इज कंसिस्टेंसी, और जो कंसिस्टेंट रहेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोज आपको 10 घंटे पढ़ना है। किसी दिन हो सकता है आप 2 घंटे ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है जब हमारा फेस्टिवल वाला टाइम, और अभी हमारा फेस्टिवल वाला टाइम आने ही वाला है, आ ही रहा है, चल ही रहा है। इस टाइम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि बहुत धूमधाम से पैन इंडिया लेवल पे बनाया जाता है। गेस्ट आते हैं जाते हैं, हमारा भी ध्यान लगा रहता है मम्मी के साथ क्या काम कराना है क्या काम नहीं कराना है, राइट? तब उस टाइम एक वो जो गिल्ट सा आ जाता है माइंड में कि अरे मैंने 6 घंटे पढ़ाई नहीं करी, और उसको सोचने में अगेन 6 घंटे लगा देते हैं। ये मत आने दीजिए। मान के चलिए कि अगले 3 दिन ऐसे ही निकलेंगे, तो मैं 2 घंटे भी पढ़ लूँ उतना भी सफिशिएंट, और उसी में संतुष्ट होना सीखिए। अपने आप को, मैंने क्या कहा, ये जो जर्नी है ये ईजी बनानी है। कोशिश करना है कि किस तरीके से इसको स्मूदन अप किया जाए, किस तरीके से ईजी बनाया जाए, रादर देन इसमें और किस तरीके से पेन पॉइंट्स डाले, वो हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते रहेंगे इसी तरीके से, इंटरेक्ट करते रहेंगे यूट्यूब पे। एंड सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।